तो आप मेटल में इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस। और इसमें जो सीयूटी के लेक्चर सीरीज चल रहे हैं उसमें आपके फिजिक्स का जो आपका एक डोमेन सब्जेक्ट है उसके एक शानदार सीरीज चल रही है। उसके अकॉर्डिंगली जो चैप्टर 2 है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके जो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट ए था, वहाँ पर मैंने काफ़ी डिस्कस किया, वहाँ पर रेजिस्टिविटी तक आए गए थे। एंड इन दिस सेशन आई विल डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर of the some electrical properties is there. ठीक है, so that here is the variation of resistance with temperature of the some electrical materials. I will discuss about this the some important property, and then I will discuss about the application section of that, which is the important for your examination. तो फर्स्ट पहला टर्म आपके पास यहाँ पर आता है मेटल्स। अल्फा इज ग्रेटर देन 0। अल्फा के बाद कहाँ पर है, जो आपका जो रेजिस्टिविटी, जो थर्मल कोफिशिएंट है, वो है अल्फा। इस पैरामीटर को इन जनरल जो आप प्रीवियस क्लास में आप देखे थे वहां पर अल्फा का इक्वेशन आपको दिखा था। ठीक है, अल्फा आपके पास इस रेजिस्टिविटी में थे, यहाँ पर पोजीशन इसकी अल्फा की। ठीक है, तो इसके लेकर के जो आपके पास अल्फा बीटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस है, उसी से रिलेटेड लेकर के हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। And here is the resistance increases with temperature as collision frequency of free electrons with the immobile positive ions increases. Immobiles positive ions increases. Solid non-metals, alpha is equal to 0, so the resistance impedance of temperature. So the resistance independent of the temperature, अल्फा इक्वल टू अगर 0 है, जो आपके पास अल्फा इक्वल टू 0 आया, उस केस में जो रेजिस्टेंस है आपके वो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर है। ठीक है, एंड फॉर द सेमीकंडक्टर अल्फा इज लेस देन 0, दैट इज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, दैट इज resistance decreases with temperature rise. As covalent bonds breaks, liberating more free electron and conducting rise. एक एक पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एवरी एंड ईच पॉइंट्स को आपको इस तरीके से रिकॉल करते हुए चलना है कि मेटल के केस में अल्फा इज ग्रेटर देन 0, सॉलिड के केस में अल्फा इज इक्वल टू 0, सॉलिड नॉन मेटल के केस में 0, एंड सेमीकंडक्टर्स केस में अल्फा इज लेस देन 0, तो ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। ये डिफरेंट कंडीशंस आपके पास आ रही है। इट मींस जो आपके पास थर्मल कोफिशिएंट है मेटल के केस में ये है अल्फा, अल्फा इज ग्रेटर देन 0। जब आप नॉन मेटल की बात करते हो, मतलब इंसुलेटर की केस की बात कर रहे हो, तो अल्फा इज इक्वल टू 0। लेकिन जब आप बात करते हैं सेमीकंडक्टर की केसेस में, ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में, तो इस सेमीकंडक्टर केस में अल्फा इज लेस देन 0। ये अलग अलग आपके पास कंडीशंस गिवन है। सो दैट वी हैव द सम इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा इज लेस देन 0, दैट इज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस with temperature rises. As the degree of ionization increases and solution becomes less viscous, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स कि लेस विस्कस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। द आयनाइज्ड गैसेस के केस में भी अल्फा इज लेस देन 0, किस कैटेगरी में जा रहे हैं, ये लेस देन 0 की कंडीशन ये सेमीकंडक्टर केसेस में है। ऐसा ही बिहेवियर यहाँ पर दिखता है। इट मीन्स द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस with temperature rises. Okay, and then go for the next slides. Resistivity of a specific resistance. ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे रो के बारे में। Resistivity is numerically equal to the resistance of a substance having unit area of cross section and unit length as R is equal to rho L by A. तो यहाँ पर जो R की वैल्यू आपके पास है रो L by A, यहाँ पर L क्या है, लेंथ है, L आपका लेंथ है, A यहाँ पर क्या आपके पास है, एरिया है,
ए है लेंथ एरिया। एसआई यूनिट्स इज ओमीटर, ओमीटर, ठीक है, क्योंकि एरिया नीचे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हो कि क्या होगा। रो इक्वल टू, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। तो एक एल से एल आपका कैंसिल, एरिया में एल स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर ओम मीटर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डायमेंशनल फार्मूला इज एम एल क्यूब टी के पावर -3 ए के पावर -2। ये पार्ट भी पेपर में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ये भी देख सकते हो। रेजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड न्यूमेरिकल डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, रो, ठीक है, रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर बाई दिस रो टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये चीज आप, ओके। एंड देन द रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि मास पे डिपेंड नहीं करते, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते, इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। ऑफ द सब्सटेंस it is independent of the shape and size of the body, that is L and A। ये डिपेंड करते हैं आपके एरिया पर और लेंथ पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कई बार पेपर में देखने को मिल जाता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और ये डायमेंशनल फार्मूला भी कई बार वो आपसे पूछ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला इज, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के लिए रेजिस्टेंस अपॉन ए अपॉन दिस, तो ये रेजिस्टेंस को वी बाई आई से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का जो आपके पास वेरिएशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी एंड ईच पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। एंड देन डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी, डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ बॉडी फॉर डिफरेंट सब्सटेंस देयर रेजिस्टिविटी आल्सो डिफरेंट। For different substance, their resistivity also different. Examples: rose silver is equal to minimum, इसकी रेजिस्टिविटी है, और उसकी वैल्यूज किस ऑर्डर में आपके पास आती है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये है रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल फॉर दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास है। तो जो रेजिस्टिविटी सिल्वर की है वो सबसे कम, इट मीन्स इसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो गई। रीजन इज दैट कि जो आपका रेजिस्टिविटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी है। तो इस केस में आपकी जो ये वैल्यूज है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एंड देन गो फॉर दैट रेजिस्टिविटी डिफ्यूज्ड, ठीक है, या फ्यूज क्वार्ट्ज की बात करें, मैक्सिमम है वो 10⁻+16 ओम मीटर है, बहुत हाई है। तो रेजिस्टिविटी अगर आपकी बात करते हो यहाँ पर फ्यूज्ड क्वार्ट्ज की केसेस में इज मच ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर मीन्स मेटल के लिए। तो ये आपका मेटल है और ये आपका इंसुलेटर की तरह है। ये इस दोनों के वेरिएशन देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर फॉर मेटल, रो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फा इंटू डेल्टा टी, okay, that is resistivity increases with temperature. In the case of what? In the case of metal, मेटल के केस में अगर आप देखते हो तो मेटल के केस में जब आपने यहाँ पर एक रो नॉट ले रखा है, एक बेसिक रेजिस्टिविटी है, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करते हुए। इसका रीजन क्या है, किसी मेटल्स के अंदर अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो उसका रीजन ये हो सकता है कि उसके अंदर जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहे हैं, और वो इंक्रीज क्या कर रहे हैं, उसके जो फ्लो ऑफ करेंट है उसको रोक रहे हैं। बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिस इज द डिक्रीजेस, ये आपका डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब कोई चीज आपके पास कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर के केसेस में, सेमीकंडक्टर के केस में ये डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ, आपके पास पता है कि रेजिस्टिविटी का रिलेशन कंडक्टिविटी के साथ ही है। तो आप मेटल में
इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ क्या होगा यहाँ पर, टेम्परेचर इंक्रीज कर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। इस केस में कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विल बी द फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंगली ये चीज फॉर्मेशन हो सकती है। तो आपको याद रखना कि ये दोनों अपोजिट है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज रहा मेटल के केस में और सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज कर रहा है। बट इसके अलावा एक और भी बात होती है जिसपे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये मेटल है और आपके सेमीकंडक्टर की बात करिए, सेमीकंडक्टर के बाद अब एक सिंपल सी बात है जो कि आपके इस लेवल पर नहीं आती है, पर सुपर कंडक्टर भी होता है एक हमारा, एक सुपर कंडक्टर भी होता है और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं कि उसमें रिजल्ट्स क्या, लकली आ भी गया आपके पास यहाँ पर, impurities and mechanical stress, the resistivity increases with impurities and mechanical stress, ठीक है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ये दोनों ही चीजें आपकी क्या होती है, impurities के साथ इंक्रीज कर जाती है। इन दिस केस वी कैन डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है इस केस में। देन आई विल डिस्कस अबाउट दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी of all metals except iron, cobalt and nickel, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स एक्सेप्ट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इन सब की रेजिस्टिविटी को क्या करती है, इंक्रीज नहीं करती है, इनको छोड़ के बाकी सबके लिए इंक्रीज करती है। इफेक्ट ऑफ लेंथ, लेंथ का क्या इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मल्टीपल टाइम्स रीड करना आपको। रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस लाइक सेलेनियम, कैडमियम, सल्फाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन देम, ठीक है। लाइट का इफेक्ट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं वो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका कम होता चला जाएगा। तो इस केस में जो रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंसुलेटर भी है आपके पास, क्वार्ट्ज के केसेस में आपको पता ही है। बाकी आपको बता दिया मैंने कि कंडक्टर केस में सबसे कम होता है, बाकी जो सेमीकंडक्टर हैं और एलॉय हैं ये इसके बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी मिनिमम है और इसके केसेस में जो क्वार्ट्ज है उसके केसेस में, इंसुलेटर केस में क्या है, मैक्सिमम है। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी, पहले ही मैंने आपको इसको इन्फॉर्म कर दिया कि जो रेजिस्टिविटी है इस सिस्टम के अंदर वो क्या है, आपके कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने दोनों ग्राफ को प्लॉट करा था यहाँ पर, कि आपने कहा कि इन मेटल के केसेस में, ठीक है, सॉरी, मेटल के केसेस में वो इस तरीके से जा रहा है, सेमीकंडक्टर केसेस में आपके इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर है, इसके साथ आप इसकी वो चीज के रिजल्ट को देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख रहे हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसी रेजिस्टिविटी को कन्वर्ट कर दिया 1/सिग्मा के साथ, तो ये सब इन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्सली तो उल्टा हो जाएगा उसका, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा शेप दिखाने लग जाएगा ये, क्योंकि इस केसेस में अभी क्या है, रो इज प्रोपोर्शनल टू टी, लाइक समथिंग कुछ पैरामीटर होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से ये इस फंक्शन के साथ वो इंक्रीज करता है। बट वही चीज जब आप रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी के साथ कन्वर्ट कर देंगे तो 1/रो के साथ उसका रिजल्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो बी केयरफुल, बहुत केयरफुली आपको इस चीज को देखना है और उसी हिसाब से लेके इसको चलना है। एंड देन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। यूनिट, अब इसकी यूनिट क्या होगी, जस्ट उसका मोहो पर मीटर, दैट इज डायमेंशन इज m के पावर -1, l के पावर -3, t³ a²। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी के साथ क्या इफेक्ट है, ये भी एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो एक टाइम तक जब आप बहुत लो टेम्परेचर की बात करते हो तो उस केसेस में यहां तक तो इसकी कांस्टेंट है एंड देन इट विल इंक्रीज, ठीक है। टीसी है यहाँ पर आपका, टीसी है, टीसी के ऊपर है। टीसी क्या होता है भाई, कोई मटेरियल अगर इस तरीके से डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर एप्सिलॉन और टी के साथ, तो ये पॉइंट उसका टीसी कहलाता है, पीक पोजीशन डायलेक्ट्रिक का वो टीसी कहलाता है। इस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर, टीसी मतलब वो जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है, एक पर्टिकुलर फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट या स्टार्ट हो जाएगा, उसको आप बोलते हो टीसी। तो टीसी के इस केसेस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि रो डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर एंड बिकम जीरो एट ए सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, तो इस केसेस में या तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते आएंगे, तो एक टाइम पर डिक्रीज करते आएगी और टीसी के पास आके जीरो, उसके बाद ही कंटिन्यूसली। तो रेजिस्टिविटी एक टीसी से ऊपर इसका एक कांस्टेंट है थोड़ा टर्म तक, एंड देन गोइंग फर्दर इंक्रीजिंग, एंड बिफोर द टीसी इज विल डिक्रीजिंग इट विल लाइक जीरो, यहां से यहां तक कि जीरो की तरह। ओके, एंड डायमेंशनल फार्मूला आपको रिमेंबर यहाँ पे याद रखना है। मैं इसके लिए आपको हिंट भी बता सकता हूँ कि कैसे आपको करना है। जो आर की वैल्यूज है उसको वोल्ट अपन करंट में कन्वर्ट कर देना, करंट के साथ एम्पियर आ जाएगा और बाकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड इज देयर द रेजिस्टेंस ऑफ स्टेच्ड वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास है कि स्टेच्ड वायर के साथ क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट। इफ ए कंडक्टिंग वायर stretched, its length increases, area of cross section decreases, so volume remain constant. Suppose for a conducting wire before the stretching, its length L1, area of cross section is A1, so the radius of this one is R1, diameter is the D1, and resistance R1 is equal to rho into L by A। ठीक है, रो इंटू एल बाई ए। बिफोर स्ट्रेचिंग L1, ठीक है, एंड आफ्टर द स्ट्रेचिंग ये L2। L1 और L2 के साथ रिलेशन देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ जाए, तो दैट आपके जो वॉल्यूम है रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, चाहे आप लेंथ को इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, स्ट्रेच करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केसेस में आपकी जो पास ये वैल्यू है A1 L1 इक्वल टू A2 L2, आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। रेडियस इज R2, डायमीटर इज D2, ठीक है R2, एंड रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 L2 इंटू A1 A2, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर इक्वल टू A2 अपॉन A1 का स्क्वायर, एंड देन यहाँ से एरिया को चेंज करोगे आप तो रेडियस के साथ पावर 4 जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेजिस्टिविटी का रिलेशन आपके पास आ रहा है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 के पावर 4। ठीक है, और जो डायमीटर है, डायमीटर के साथ क्या होगा, D इक्वल टू 2 इंटू R होगा, देन R1 अपॉन R2 इक्वल टू D2 अपॉन D1 पावर 4, ये हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंगली ये दोनों रिलेशन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों फार्मूले ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखना। ठीक है, एंड देन go for the next one is conclusion. What is the conclusion behind that? It means the length of is given, then R is proportional to L square and R1 upon R2 equal to L1 upon L2 का whole square। ये दोनों ही पार्ट्स का है, दोनों पार्ट्स के स्क्वायर को कर सकते हैं, एंड द रेडियस ऑफ द गिवन देन R is proportional to 1 upon R के पावर 4। ओके, after stretching, if length increases by n times, then resistance will increase by n square times। Very nice relation, that is R2 is equal to n square into R1। ठीक है, and then similarly if the radius be reduced by 1 by n times, then area of cross section decreases by 1 by n times, so the resistance become n के power 4 times, that is R2 इक्वल टू n के पावर 4। तो लेंथ के साथ जब आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ के साथ चेंज कर रहे थे एन स्क्वायर का टर्म आ रहा है, लेकिन जब आप इसको उसके साथ चेंज कर रहे हैं रेडियस के साथ, तो R2 इक्वल टू n के पावर 4 इंटू R1 आ रहा है। ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास। so that stretching, after stretching, if length of a conductor is increases,
by x%, then the resistance will increase by the 2x%. Valid only up to the less than 10%. ये वाली बात बहुत याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार वो इस परसेंटेज की बात करते हैं कि वो लेस देन है और ग्रेटर देन है, तो लेस देन 10% के केस में ही ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो टू लेंथ का क्या यही बात तो है, रेडियस के साथ x% चेंज कर रहे हो आप, तो इसके साथ जब आप चेंज आप देखोगे डेल्टा आर बाई आर के साथ, अगर एल स्क्वायर है तो दिस इन 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, ये होगा। ऐसे ही जब आप इसकी बात करते हो रेडियस वाले के केसेस में R2 बाई R1 के लिए, तो यहां पर भी वही फंक्शन आपके पास आ जाएगा। ये है ना, इस केसेस में अगर आप देखते हो तो डेल्टा चेंज R बाई आर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R2, ये डेल्टा R बाई आर। अब रेडियस के साथ रिलेशन है तो चेंज आप ऐसे आएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि स्ट्रेचिंग लेंथ, अगर आपने लेंथ को चेंज किया है 2% के साथ, x% के साथ, तो ये रेजिस्टेंस में चेंजेस 2x के साथ हो जाएंगे। अगर आपने रेडियस को चेंज किया है 2% से, तो इसकी रेजिस्टिविटी में 4% का चेंज आ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस में। तो इस तरीके का जो रिलेशन आपके पास गिवन है, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो, उसके हिसाब से आप चलना है। अब बात आती है स्पेसिफिक यूज ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल, कि इस कंडक्शन में क्या होगा आपके पास। कंडक्टिंग मटेरियल्स, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, पहला एप्लीकेशन यहाँ पर सेक्शन में क्या है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ ए, ठीक है, टंगस्टन विच हैज हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस सच एज हीटर, ठीक है, पेपर प्रेस इज मेड अप ऑफ ए nichrome which has the high resistivity and high melting point, high resistivity and high melting point. The resistance of resistance boxes, ठीक है, standard resistance, this one are made up of a manganese or ठीक है, constant, ठीक है, as these materials have the moderate resistivity which is practically independent of the temperature। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस बात को आप ध्यान में रखना है। फ्यूज वायर, जो फ्यूज वायर है इज मेड अप ऑफ ए टिन लेड एलॉय 63% प्लस 37% ऑफ दिस वन, ठीक है। तो टिन और लेड एलॉय दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, उसको यूज करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन बना के। तो 63% टिन है, 37% लेड है, और लेड आपको पता ही है कि फिजिकली इन्वायरमेंट नहीं होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते, सो दैट इट विल चेंज, इट मे बी द इन फ्यूचर इट विल चेंज। It should have low melting point, it should have the low melting point। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब कैसा हुआ कि अगर आपने कहीं पर एक इस तरीके का रेजिस्टेंस बना रखा है, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में आपके पास ए और बी दो पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस आर है। तो इस केस में होता क्या एक्चुअल में कि जैसे आप इस दोनों के करंट फ्लो कराते हैं और बहुत सारे अगर रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि आपके पास एक और रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पर, इस केसेस में यहाँ पे है R1 एंड R2, अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में ये होगा कि जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ना, दोनों वायर को हीट करेंगे, जैसे हीट होगा ये पहले ही ब्रेक हो जाएगा। इससे क्या होता है, घरों के अंदर जो कनेक्शंस लगाए जाते हैं, एक लोड होता है, एक रेजिस्टेंस के साथ चलते रहते हैं, बहुत सारे वायर हैं इस रूम के अंदर, कनेक्शन कर रखा आपने ये सारी चीजें, और जैसे आप उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो करंट फ्लो कराने की कंडीशन में क्या होती है कि एक जैसे ही ओवरलोड होगा, सारे सर्किट को मेल्ट होने से बचाने के लिए एक उसके बीच में वायर फ्यूज लगा दिया जाता है, जो कि पहले ही मेल्ट हो जाए, जो उसकी लिमिट है कि भाई इससे ज्यादा अगर हीट हुआ तो सारे मेल्ट होंगे, तो पहले ये मेल्ट हो जाओ, तो उसको फ्यूज बोलते हैं। और उस कॉम्बिनेशन जो होता है उसके अंदर लगा देते हैं उसको, तो जैसे वायर आएगा हीट होगी और उसमें वो पहले मेल्ट हो जाएगा। उसमें भी इस रेजिस्टिविटी का इंपॉर्टेंस है और एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू इसको यूज करते हैं, राइट। एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूजेज इन सीरीज एज ए सेफ्टी डिवाइसेस। वही बात, सीरीज और पैरेलल दोनों में यूज कर सकते हो। आपने एक यहाँ पर यूज करा है, एक आपने यहाँ पे यूज करा है, ठीक है, ए और बी इस दो पॉइंट्स में भी कह रहे हैं कि अगर आपने R1 R2 यूज करा है तो एक लो मेल्टिंग का एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का यूज कर लो, जैसे ही हीटिंग इफेक्ट होगा ये मेल्ट हो जाएगा, बाकी सर्किट आपकी सेफ रहेगी।
is independent of its length. Safe current of fuse wire related with its radius as our current is proportional to r के power 3/2. Thermistors are used to detect small temperature change and its measure very low temperature. Temperature and very low temperature is important. तो जो पॉइंट्स इसके हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मल्टीपल टाइम्स रीड करना है, आपको एक कैटेगराइज करके दी गई है, उसको इंपॉर्टेंस के हिसाब से चला गया. द कार्बन रेजिस्टेंस कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. द रेजिस्टेंस हैविंग हाई वैल्यू आर यूज्ड in different electrical and electronic circuit. To know the value of resistance color code is used. Okay, color code is used. बहुत important है. To know the value of the resistance color code is used. The carbon resistance has normally four color rings as strips say A, B, C and D as shown in the following figure. A, B, C and D have the following four figures shown in following four figure. Color band ABC indicate the first two significant figure of the resistance is ohm, while the C band give the decimal multiplier, that is the number of zeros that follows the two significant figure A and B. Last band D band indicate the tolerance in percent. The following table gives the color code for the carbon resistance. तो जो डिफरेंट कलर कोड्स होंगे इसके पास वो आपके अलग अलग चीजों को इंडिकेट करेंगे और इस तरीके से रिंग आपको दिख रहा है. एक रिंग यहाँ पर स्टेप है, दूसरा रिंग है, तीसरा है, चौथा रिंग. ये सभी रिंग्स कलर कोड को रिप्रेजेंट करते हैं. आइए टेबल में देखते हैं कि इस टेबल में इसकी वैल्यूज को कैसे समझा जाता है. Later as A to Mercury, B for black, कलर के रूप में क्या है इसका B for black, एंड फिगर में कैसा दिखेगा ये A और B 0 0, A एंड B 0. मल्टीप्लायर के केसेस में 10 to the power 0 को देखोगे आप इसको, ठीक है, मल्टीप्लायर के ऑर्डर में C 10 to the power 0. तो कलर कोड का जो कॉम्बिनेशन आपके पास दिख रहा है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है A, B, C जितने भी आपके पास आएंगे D उसके साथ ही. एंड अगेन B if indicating the by color is brown, then its figure represented by 1 and their multiplier 10 to the power 1. Similarly for red, color is red and figure में आपके 2 नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वहां पर A और B and their multiplier is 10 to the power 2. O orange, figure 3, ठीक है, फिगर्स में 3 होंगे एंड 10 to the power 3 को रिप्रेजेंट करेंगे. Y for yellow color and 4 is the figure and 10 to the power 4 multiplier. तो इन सीक्वेंस में G ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा, B ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा और V वायलेट कलर को और G ग्रे को रिप्रेजेंट करेगा और व्हाइट कलर को. तो जैसे कलर होंगे उसी तरीके से ये नंबर आएंगे 5 6 7 8 9 और इसी इंडिकेशन से आपके पास ये पावर में सेम वैल्यूज आ जाती है. 10 to the power 5 को 5 6 के साथ 6 7 जो यहाँ पे नंबर आएगा वो इसके पावर चला जाएगा और उसमें जो ये कलर्स हैं वो इस तरीके से दिखा देंगे. कलर गोल्ड के लिए 5%, ठीक है, टॉलरेंस कितना 5% एंड सिल्वर के लिए कितना है 10% एंड नो कलर्स के लिए 20%. रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ द कलर कोडिंग. द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी केप्ट इन द मेमोरी, ठीक है. BBROY, Great Britain, very wife, wear the gold silver necklace, no color. ठीक है, तो ये आपके पास एक कलर कोड है. इस कलर कोड को आप याद रख सकते हैं, इसी से आपको मेमोरीज में याद रखना है. ठीक है, ये कोड है, सब लोग इसको यूज करते हैं, आप भी इसको यूज करिए. इस कोड से इसको याद रखिए, पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक कोड दे रखा है. ठीक है, इसी से आप याद रख सकते हैं.
एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट। अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, कि कैसे आप इस रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। दो टू कॉम्बिनेशन इज कॉमन, सीरीज एंड पैरेलल। दो ही कॉम्बिनेशन आपके पास होंगे, एक होगा आपका सीरीज एंड अदर इज क्या होगा, पैरेलल। दो कॉम्बिनेशन होंगे आपका सीरीज और पैरेलल की, सीरीज और पैरेलल की। रेजिस्टेंस आर सेड टू बी connected in series if the same current is flow through each resistance while the sum potential difference is applied across the combination। तो जब भी दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, एक चीज ये दिया था कि कोई चीज सीरीज और पैरेलल में कैसे, इसको जानने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताई हमको। तो सीरीज और पैरेलल यही देखना है कि जिस नोड पॉइंट को आप पकड़ते हो, क्या वहां से करंट डिवाइड हो रहा है कहीं पर। अगर कोई करंट का डिवीजन है तब तो वो आप पैरेलल में चला जाएगा, अगर करंट का डिवीजन नहीं है तो किस में रहेगा, सीरीज में रहेगा। फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं इस सर्किट डायग्राम को देखता हूं, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सबके साथ देख रहा हूं, यहां से इस पोटेंशियल डिफरेंस का करंट यहां पे आया, करंट यहां पे जा रहा है, करंट यहां पे जा रहा है, कहीं भी डिवाइड हो रहा है नहीं, किसी भी पार्टिकल कहीं भी कोई डिवीजन करंट का नहीं। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव जाइए करंट को लेके। तो इस केस में आप कह सकते हो कि ये सर्किट में जो रेजिस्टेंस कंबाइन हुए हैं वो किस में है, सीरीज, ये सीरीज। और जो ओम्स लॉ आपके पास है गिवन, वो क्या है आपके, V इक्वल टू आई इंटू आर। इसी की हेल्प से हम लोग इस सारे कनेक्शंस को ऐड करने की जरूरत करेंगे। एंड सम करंट फ्लो थ्रू द ईच रेजिस्टेंस बट B इज प्रोपोर्शनल टू R। द पावर कंज्यूम आर इन द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड P इज प्रोपोर्शनल टू R एंड P1 P2 P3 and R1 R2 R3। R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। Equivalent resistance is given greater the largest value of the resistance in the combination। For two resistance in series, R is equal to R1 plus। अगर दो ही रेजिस्टेंस आपके कॉम्बिनेशन में है तो आप इस दोनों को ऐसे जोड़ सकते हो। कैसे इस चीज को एडिशन में आप करते हो, जब आप V इक्वल टू आई इंटू आर की बात करते हो तो एक आपके पास V1 होगा और I1, ठीक है, R, ठीक है, R1। एंड इस केस में V2 इक्वल टू क्या होगा आपके पास, IR2। तो यहां पर ये जो वैल्यूज आपके पास गिवन है, इनिशियली जो करंट होगा वो क्वेश्चन है। तो हम कॉम्बिनेशन सर्किट में जब भी इस वैल्यूज को लिखते हो तो अब V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो I नॉट R इक्वल टू I नॉट R1 n प्लस I नॉट R2, ये कैंसिल आउट एंड देन R इक्वल टू R1 प्लस R2 इन सीरीज। सीरीज के केस में आपके पास यही रिजल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस V डैश इक्वल टू R डैश अपन R इक्विवेलेंट इनटू V। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है आपके पास वो R डैश कोई सा भी हो सकता है। अगर आपने R1 को एज्यूम कर रखा है, यहाँ पे अगर R1 ले रखा है तो R1 इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V एंड R1 अपन R1 प्लस R2, then V2 इक्वल टू R2 अपन R1 प्लस R2 into V। F and identical resistance are connected in series if n identical resistance are connected in series, then R equivalent is equal to R into n, and the potential difference across each resistance V dash is equal to V upon n। ओके, तो आपके पास ये जो वैल्यूज है नंबर ऑफ n के साथ टर्म, ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार पेपर में ये देखने को मिल जाता है। एंड गो फॉर द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। Resistor are said to be connected in parallel if potential difference across each of them is the same and is equal to the potential difference। Second point is same potential difference appeared across each resistance but I is proportional to 1 upon R।
If we're taking about V is equal to I into R, then we can say that I is proportional to 1 by R. पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, सो दैट मटेरियल चेंज करोगे तभी आपका चेंज होगा. इन जनरल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करता है. Power consumed are in the reverse ratio of the resistance is P is proportional to 1 by R and P1, P2, P3 is equal to 1 upon R1 ratio 1 upon R2 ratio 1 upon R3. Then third point is 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1. Then we can say that this equivalent. Okay. Otherwise we can say that कि यहां पर जो भी आपके पास पैरेलल में दिख रहा है रेजिस्टेंस, ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है और ये आपके पास A और ये पॉइंट B. ठीक है. तो इस केस में V इक्वल टू जब आप पोटेंशियल होगा दोनों का सेम होगा, तो इस केसेस में आप क्या करोगे, यहां पर इस इक्वेशंस को यूज करो. इस इक्वेशन को यूज करना आपको पोटेंशियल सेम होगा, तो आप कह सकते हो V बाई आर इक्वल टू V, ये भी V होगा बाई R1 प्लस V अपन R2. इसमें पोटेंशियल सेम है आपका, करंट क्या होगा, वेरी होगा, क्योंकि I इक्वल टू I प्लस I2 ये जो होंगे वो I के इक्विवेलेंट होंगे. तो इस करंट की वैल्यूज जो V बाई R है वहां से वो यहाँ पे पुट करके कॉम्बिनेशन करके कैंसिल आउट करिए, तो 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2. जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो R इक्वल टू प्रोडक्ट अपन सम, ये रिजल्ट होगा आपके पास. तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोडक्ट अपन सम. Equivalent resistance is smaller than the smallest values of resistance in the combination. ठीक है. गिवन सर्किट में आप देख सकते हो कि यहां से ये करंट फ्लो कर गया और I1, I2, I3 इसके साथ रखा और यहां से R गया और ये चला गया. ठीक है. तो इस केस में फॉर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल R equivalent is equal to R1 upon R2, R1 plus R2, multiplication upon addition. तो आप कह सकते हो प्रोडक्ट अपॉन सम, समटाइम्स इट विल कॉल्ड लाइक प्रोडक्ट अपॉन सम. ठीक है, ऐसे कर सकते हो. लेकिन ये वाली बात सिर्फ टू रेजिस्टेंस केसेस वैलिड है, प्रोडक्ट अपॉन सम. ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इसको ऐड करिए. जैसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 3 रेजिस्टेंस है, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, अगर ये रेजिस्टेंस है तो इस केस में अगर आप R की वैल्यू निकालते हो तो प्रोडक्ट तो हो जाएगा, बट सिर्फ सम नहीं होगा, इसके साथ दो वेरिएबल्स आएंगे, R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस, ठीक है, R1 R2. ये इक्विवेलेंट है जो कि अभी आपने देखा हुआ है. Current through any resistance is very important. Section is there. I dash is equal to I multiply by resistance of opposite by branch in the total resistance. In n identical resistance are connected in parallel are equivalent to R upon n, and current through the each resistance I dash is equal to I upon n. I upon n. Then I is go to this one. करंट दोनों के साथ गया डिफरेंट, तो यहाँ पर आपके पास I1 की वैल्यूज क्या होगी, अगर आपको इसमें चाहिए करंट, तो I1 इक्वल टू टोटल करंट ऑफ द गिवन सर्किट इनटू प्रोडक्ट अपॉन R2 अपॉन R1 फॉर I1 एंड फॉर I2 दिस. ठीक है, इसमें चाहिए करंट तो आप इसको करोगे, आपके कितना गया है यहाँ पर R1 अपॉन R2 इनटू दिस वन. तो जैसे ही आप इस केस में देखो, जैसे ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे अगर आपने I1 इस करंट की बात करी तो इस रेजिस्टेंस को ऊपर रखोगे, बाकी सम ऑफ दिस दोनों का सम. अगर आपने इसमें करंट ली तो इसका मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस अपॉन दिस प्लस दिस. तो यही होता है इस कंडीशन में कि जब आपको करंट निकालना होता है I1 में, तो आप R2 अपॉन R1 प्लस R2 और इंटू, ठीक है, इंटू I, सॉरी. तो ये चीज आप निकाल दोगे.
तो ये एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपके एग्जाम के लिए, बहुत सिंपल सा आता है, बेसिक से आते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, वहां पर आपको चल जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स, in case of resistances in series, if one resistance get open, then current in the whole circuit becomes zero. बहुत important point, which do not happen in case of parallel grouping. In the case of which do not happen in the case of parallel grouping. Decoration of lighting in the festival is an example of series grouping, whereas all household applications connected in parallel grouping. तो लाइटिंग क्या होती है इसमें? लाइटिंग के केसेस में सीरीज होती है, घर के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं किसमें होते हैं? पैरेलल में होते हैं। यूजिंग n कंडक्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, the number of possible combination is 2 to the power n minus 1. If the resistance of n combination are totally different, then the number of possible combination will be the 2 के power n. तो for different, totally different है अगर आपके पास, totally different then 2 के power n, अगर totally if possible is this one, ठीक है, तो दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको मिल गए, एक 2 के पावर n minus 1, एक 2 के पावर n, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं कि कोई भी एग्जाम में देखने को आपको मिल जाए। एंड देन गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो पहले ही केसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टर्मिनल आपके पास ए और बी है, ठीक है, बाकी सब में रेजिस्टेंस लगा। देन हाउ इट इज पॉसिबल टू सॉल्व ईच एंड दीज आर द इन कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो मैं इस दोनों के साथ देखना चाहता हूं कि क्या है, ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में है, ठीक है। तो इसका 2r, तो 2r और इंटू 2r अपॉन सम ऑफ प्रोडक्ट ना 2r प्लस 2 ये होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 4r, ये कट के सिर्फ r बचेगा। तो यहां पर सिर्फ आपकी r की सर्किट बनी हुई है, इसके कॉम्बिनेशन का जो वैल्यूज है यहाँ पर, ठीक है। अब इस R के साथ ये R आपके पास कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये फिर से 2R, दोनों पैरेलल करेंगे, फिर से R, फिर से ये 2R, फिर R, ठीक है, फिर से ये 2R, फिर इसके साथ R। तो ओवरऑल जो आपका कॉम्बिनेशन है वो यही दिख रहा है, ये हर बार ये भी R हो गया, फिर से ये 2R, 2R के साथ में प्रोडक्ट अब सब, फिर से R, फिर इन दोनों के साथ ये आ जाएंगे सीरीज में 2R, तो ये फिर R बन गया, इसके साथ जोड़ दो ये, फिर ये सब। तो ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आया वो आया यहाँ पर, ये है 2R का, और इसी के साथ कॉम्बिनेशन आपके पास किसका है? R का। तो पैरेलल में है प्रोडक्ट अपॉन सम 2R इंटू R बाई 3R, यही ना, तो इस R से R कैंसिल, 2/3 इंटू R प्रोडक्ट अपॉन सम, ये तो बस A और B के साथ ही चाहिए। टू आर स्क्वायर बाई 3, 2 प्लस R इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहां पर ये रिजल्ट आपका कितना आएगा? 2/3 इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, तो ये रिजल्ट आएगा। And the next one is method of equipotential points to find the equivalent resistance. The basic rule to identify the points of the sum potential is the symmetry of the network. In a given network, there are two axes of symmetry. For examples, in the network so below, the axis AA dash is the parallel axis of symmetry and the axis BB dash is the perpendicular axis of the symmetry. बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
फंडामेंटल्स है, उसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक्स को चल रहे हैं कि कैसे होते हैं ये बैलेंस पोटेंशियल। ठीक है, तो इस गिवन सर्किट्स में आप देख सकते हो, इसकी बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे टर्मिनल दे रखे हैं इन्होंने। तो इन जनरल जो वेटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो उसमें मानते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है, ये दोनों की रेशियो इस दोनों रेशियो के सेम होनी चाहिए, जो बीच में रेजिस्टेंस होगा वो निगलेक्ट कर लिया जाता है, तो पोटेंशियल विल बी द सेम। सो दैट नेक्स्ट वन इज point lying on the perpendicular axis of symmetry may have the same potential in the given network. Point 2, 0 and 4 are at the same potential. Points lying on the parallel axis of symmetry can never share potential. The network can be folded about the parallel axis of symmetry and the overlapping nodes have the same potential. ठीक है, therefore as shown in the figure, as following points have the same potentials. Like 5 6 की बात कर रहे हैं, पहला टर्मिनल आपको ना 5 और 6, इस तरह देखिए 5 and 6, सेकेंड 2 0, ठीक है, 2 और 0 1, ठीक है, ये आपके पास एक 0 है यहाँ पर और इसके साथ 2 एंड 4, 4 भी है, 2 0 4 ये वाला, एंड थर्ड किया 7 8, 7 8। इन सब केसेस में ये कह रहे हैं सेम पोटेंशियल, हैव द सेम पोटेंशियल। बहुत केयरफुली इसको देखिए, इस पॉइंट्स पर, इस पॉइंट्स पर, इस पॉइंट्स पर, इस पॉइंट्स पे कह रहे हैं पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, रीजन इज दैट यहाँ पर जो कुछ वैल्यूज है, यहाँ पर जो कुछ वैल्यूज इस दोनों के बीच का पॉइंट्स है और इसको बैलेंस कर दिया ना, इसको जहां जहां भी बैलेंस है सब तरफ पोटेंशियल सेम ही होगा। अब जैसे यहाँ पे एक बात करें, यहाँ पर अगर मैंने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो इस दोनों रेशियो के सेम है, ये वाला टर्म आपका निगलेक्टेड हो जाता है। यही बात ये कहना चाहते हैं, ये निगलेक्ट हो जाता है देन जो भी वैल्यूज आपके पास। ठीक है, देन above network may be split up into the two equal parts about the parallel axis of symmetry as shown in the figure. Each part has a resistance R dash, then the equivalent resistance of the network will be R dash is equal to R by 2. अब इस केसेस में पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अब यहां से देखिए इस पॉइंट्स पर ये स्प्लिटिंग हो रही है करंट की, तो ये दोनों पैरेलल में चले गए। ठीक है, इस पॉइंट्स पे कोई स्प्लिटिंग नहीं है, तो ये इस तरीके से सीरीज में, ये इसके साथ भी सीरीज में आ जाएंगे। इस दोनों पोटेंशियल की पैरेलल की बात करें तो ये है 2R और 2R, तो ये रेजिस्टेंस आपके पास होगा R, फिर ये होगा आपके पास 2R, ये होगा आपके पास 2R, तो 2R 2R और ये A to B। ठीक है, एक टी यहां भी आ गया। ठीक, ये अभी आ, तो इस दोनों का प्रोडक्ट अपन सम R प्लस 2R इंटू 2R अपॉन 4R, यही ना, N प्लस R, तो R से R कैंसिल हो गया और 2 से 2 कट गया। दिस इज इक्वल टू R प्लस R बाई 2 N प्लस। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये आपके सीरीज में है दोनों, ये दोनों आपके भी सीरीज में है, तो इस केस में ये 2R और 2R का प्रोडक्ट हमने कर दिया यहाँ पर, प्रोडक्ट अपॉन सम, और इस केस में एक R यहाँ पर, एक R यहाँ पर, एक R, तो 4R से, सॉरी और भी यहाँ पर, तो 4R से R कट गया, तो सिर्फ R प्लस R इक्वल टू 3R। ठीक है, तो आपका रिजल्ट में इक्विवेलेंट में ये सर्किट आ गई। ऐसे ही आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ भी था, इसके पहले भी, यहाँ पर, तो यहाँ पे 2R और R का प्रोडक्ट अपन सम था, R और 2R का। ठीक है, तो यहाँ 2/3 आ, and then one more question is there, equivalence resistance, but unbalanced Wheatstone's bridge as shown in the diagram.
आर ए बी इक्वल टू पी क्यू आर प्लस एस प्लस पी प्लस क्यू आर इंटू एस प्लस जी पी प्लस क्यू एंड आर प्लस एस एंड आर इक्विवेलेंट जो निकाल रहे हैं यहाँ से ये पी, ठीक है, पी क्यू आर एस एंड जी. This circuit behaves like the Wheatstone bridge. ठीक है, ये बैलेंस्ड है. ये आपके पास P है, ये Q है, ये आपके पास R है और ये S है और ये क्या है G. ये आपका इस सर्किट में देखो, अगर आप इस सर्किट में देख रहे हैं, अगर ये सब इक्विवेलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो आर ए बी जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपका निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा आर ए बी 2 पी क्यू प्लस जी पी प्लस क्यू अपान 2G प्लस पी प्लस क्यू प्लस. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का कि P और Q का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस प्लस G P प्लस Q, इसी के साथ है G के साथ P प्लस Q एंड अपॉन 2G प्लस P एंड Q. तो इस तरीके से आप देख सकते हो पी क्यू आर प्लस एस, इसी को ओपन किया गया, ये जी को पूरा ओपन करके ये रिजल्ट आपको पास है. तो इस रिजल्ट्स को आर ए बी 2PQ प्लस G P प्लस Q अपान 2G प्लस P प्लस Q. ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको आप सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आप देख सकते हो. ठीक है, सेकंड केसेस में ऐसा है कि आपके पास P Q, ठीक है, Q एंड P. अगर ऐसे में क्या होगा कि इस दोनों का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, इसमें तो सभी डिफरेंट है, तो डिफरेंट केसेस में ये आ जाएगा. सेम के केसेस में आई थिंक जी निगलेक्ट हो जाएगा एंड देन सम ऑफ द सीरीज. 10.2 में a cube of each side have the resistance R, ठीक है, between E and C that is across the diagonal of cube R is C upon 5/6 into R. बहुत बेसिक बात है यहाँ पर कि इन्होंने E और C की बात करी है, E और C की, ये है E और ये आपका C. इस टाइप बहुत सुंदर A B C D E F G H इस डायगोनल एलिमेंट के साथ कनेक्ट एंड देन वी गेट फाइंड आउट दैट आर ई सी जो आपके पास आ रहा है वो 5/C होगा अगर ये सभी आर आ रहे हैं. ठीक है, सभी आर के रेजिस्टेंस के फॉर्म में है तो R/C. बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी की बात करते हो यहाँ पर यहाँ के बीच में, तो ए और बी के बीच में कितना आपका 7/12 R. ठीक है, इसके बीच में आपने कितनी बात करी 5/6 R. डायगोनल एलिमेंट के लिए 6 और किसी एक पार्ट को पकड़ते हो तो उस केसेस में 7/12 R आ जाएगा. बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच में अगर आप इसके लिए बात करते हो तो इसके लिए ए और सी एक डायगोनल एलिमेंट फॉर इस फेसेस के लिए, तो R ऑफ AC इक्वल टू 3/4. तो एक सरफेस पे डायगोनल हो गए तो 7/4, इस दोनों लाइन के साथ ले रहे हैं आप तो 7/12. अगर आपने इस डायगोनल एलिमेंट के लिए यहाँ से ले रहे हो तो 5/6 R होगा. ये तीनों ही रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. And then the equivalent resistance of infinite network of resistance, बहुत सारे लेंथ के साथ दे रखा है इन्होंने. तो इस केसेस में जो आपके पास ये रेजिस्टेंस है वो R1, ठीक है, R3, R1, R3, R1, R3. तो इसी तरीके से R1, R3 एक कॉम्बिनेशन बना रखा है और सभी के लिए R2, 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 R2. तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आर ए बी इक्वल टू 1/2 R1 प्लस R2 ये वाले का सम एंड प्लस 1/2 R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस 4 R3
R1 प्लस R2 का पावर 1/2, ये पूरे ही क्या है, इस पूरे को रूट में ले रखा। अगर आपने इस केस में ये रेजिस्टेंस हटा दिया और इस R1 के साथ ये R2 है, इस R1 के साथ ये R2 है, इस R1 के साथ ये R2 कॉमन चल रहा है, तो एक इक्वेशन बना सकते हो सीरीज का, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आर ए बी की रिजल्ट यहाँ पर है, आर ए बी इक्वल टू 1/2 R1, 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4 R2 बाई R1। इफ R2 इक्वल टू R1 इक्वल टू R, तो इस केस में क्या होगा, आर ए बी इक्वल टू 1/2 ऑफ आर इन ब्रैकेट में 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 ही ना, तो रूट में 5 आ जाएगा के पावर, सुनिए ठीक है। इट मीन्स आर ए बी, इफ सभी आर आर होंगे तो R/2, ठीक है, और ये होगा रूट में 5, ठीक है, अगर रूट में 5 तो R/2 1 प्लस रूट में 5, अगर सेम सेम है। अगर ऐसा होता कि R/2 हो जाता, R हो जाता, तो वो कैंसिल आउट होके कुछ कहानी बन जाती है, यहाँ से रूट में 3 की वैल्यू आ सकती, बट रूट में 3 है, पर नंबर ऑलमोस्ट एक देखा सा है, तो अगर सेम है तो रूट में 5 ही बन रहा है, 1 प्लस रूट में 5, तो 5 रिजल्ट ये कॉमनली देखने को मिलता है जब आप सीरीज में इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। और करके कई बार ये ऐसे भी लिखा जाता है 1 प्लस रूट में 5/2 और इंटू आर, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द डिवाइस which convert chemical energy into the electrical energy known as electrolyte cell. Cell is the device that maintains steady current in the electric. Okay, and then cell is a source. Cell is a source of constant EMF, but not constant current. Not constant current. The direction of flow of current inside the cell is from negative to positive electrodes. Outside the cell is from positive to negative electrodes. And third is a cell is said to be ideal if it has the zero internal resistance. आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक, ये पॉजिटिव जो है वो एनोड की तरफ और नेगेटिव साइड जो उसको कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इसके अंदर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इसमें बल्ब जा रही है, तो करंट के साथ ही पॉजिटिव से इधर की तरफ आएगी, ठीक है, और एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेंगे। इस सच केस में आपकी लाइट यहाँ पर चली। इट हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ए सेल इज सेड टू बी आइडियल, अगर वो आइडियल है तब क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन EMF of cell E, the potential difference across the terminal of a cell when it is not given any current is called its EMF. Potential difference V, the energy given by the cell in the flow of unit charge is specific part of electrical circuit. External point is called potential difference. Its unit said to be the volt. बेसिक बात है, सिंपल, कोई इसमें नई चीज नहीं आ रही है। The voltage across the terminal of a cell when it is supplying, ठीक है, supplying current to external resistance is called potential difference or terminal voltage. तो यहाँ पर जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये गिवन है, जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखी है, ये ए बी टर्मिनल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। बेसिक सर्किट के डायग्राम के अकॉर्डिंगली चलना है आपको। एंड देन गो फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट गिवन, that is V equal to I into R, ठीक है। but in the case of this presence it will change like this equation, ठीक है। the internal resistance small r की बात हो रही है। in case of a cell, in the case of cell, the opposition of electrolyte to the flow of current through it is called the internal resistance of the cell. The internal resistance of a cell depends on the resistance of the distance between the electrodes. R is proportional to D. Area of electrodes R is proportional to 1 by A, and
nature, concentration R is proportional to C, and the temperature of the electrolyte is proportional to inversely proportional electrodes. तो सेल के अंदर जो बातचीत चल रही है बहुत अच्छी चीज इसमें. The internal resistance is different for the different types of cells, and even for a given types of cell is varies from cell to cell. Okay, and then go for the some specific results which is important for you. And when the cell is discharged, current I is equal to E upon capital R plus small r, ये है internal resistance. Potential difference V is equal to I into R. Potential drop inside the cell IR, and then E is equal to V plus I into R, where E is greater than R. Internal resistance small r is equal to, ठीक है, E upon V minus 1 into R. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसी सेक्शन से ही आप इसको निकाल सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ उसके साथ क्या रिलेशन है. ठीक है. पावर डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is V equal to I into R and I square R and V square by R T upon R plus T into R. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ये क्वेश्चन बहुत याद रहती है, पेपर में बहुत आता है ये चीज कि V is equal to I into P, P is equal to I square into R. ठीक है, and P is equal to V square by R. ठीक है. तो इन जनरल इसमें ग्राफ देखने को मिलता है बहुत सारा कि आप P की वर्सेस, अगर आप P वर्सेस ग्राफ अगर इसमें देखते हो I के साथ तो कैसा प्लॉट होगा, दिस वन व्हेन R रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा. ठीक है. अगर वो R कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तब तो ऐसे जाएगा, लेकिन P वर्सेस I अगर वही ग्राफ आपका इसके साथ प्लॉट है, ठीक है, V कांस्टेंट है, तो वो कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन. तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किसमें क्या चीज कांस्टेंट है और किस तरीके से उसको यूज करते हैं. तो ये ग्राफ भी मैं अलग से जो दे रहा हूँ आपको, ये दोनों ही ग्राफ अंडर द कंडीशन है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. देन P मैक्स इक्वल टू E स्क्वायर बाई 4R याद रखना है, या सम टाइम ये V स्क्वायर बाई 4R भी लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है. ठीक है. एंड V और R के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको. ठीक है. E स्क्वायर बाई 4R यहाँ पर मैक्सिमम होगी. ठीक है. तो आज के इस सेक्शन में यहीं तक हम डिस्कस करेंगे. आई विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.